जब ईरान में वॉर शुरू हुई और ईरान ने रिएक्शन देते हुए बेसिकली स्ट्रेट को क्लोज कर दिया, तब एनर्जी मार्केट एनालिस्ट्स ने वार्निंग दी कि अगर स्ट्रेट जल्दी रीओपन नहीं हुआ तो ऑयल प्राइसेस लिटरली आसमान छू लेंगी। नॉर्मली लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल हर दिन उस स्ट्रेट से गुजरता है, यानी दुनिया हर दिन जितने लगभग 100 मिलियन बैरल्स कंज्यूम करती है उसका करीब 20% हिस्सा। और प्रैक्टिकली कोई अल्टरनेटिव राउट अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि पर्शियन गल्फ से बाहर निकलने का यही एक मेन रास्ता है। मार्केट एनालिस्ट्स ने पॉइंट आउट किया कि 20 मिलियन बैरल्स पर डे उतना ही है जितना ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन पैंडेमिक के पीक के दौरान गिरा था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी को स्ट्रेट की प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर के हिसाब से अडेप्ट करना है तो हमें पैंडेमिक लेवल इकोनॉमिक स्लोडाउन देखना पड़ेगा, और प्राइसेस तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक ऐसा स्लोडाउन नहीं आ जाता। लेकिन अब 2 महीने बीत चुके हैं, फिर भी ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स किसी डील के करीब नजर नहीं आ रहे और स्ट्रेट अभी भी बंद है। इसके बावजूद ऑयल मार्केट में जो अपैरेंटली अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शन आया है, जिसे आईईए चीफ ने 1973, 1979 और 2022 के ऑयल शॉक से भी ज्यादा सीरियस बताया, उसके बाद भी प्राइसेस लगभग $100 के आसपास ही होवर कर रही है। हाँ, वॉर से पहले के मुकाबले प्राइसेस काफी ऊपर है, लेकिन उतनी नहीं जितनी ज्यादातर लोगों ने इमेजिन की थी, और डेफिनेटली अनप्रेसिडेंटेड भी नहीं है। उदाहरण के लिए व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन इन्वेजन के बाद भी ऑयल इसी तरह के हाइस तक पहुंचा था, और अर्ली 2010 के दौरान भी प्राइसेस काफी समय तक लगभग $100 के आसपास ट्रेड कर रही थी। एक्चुअली अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस पर देखें, यानी इस हिसाब से कि आज का $1 पहले के मुकाबले कम वैल्यू रखता है, तो अभी जो प्राइसेस दिख रही हैं वो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऑयल प्राइसेस उतनी ऊपर क्यों नहीं गई, और क्या इसके पीछे मार्केट्स में कोई मिस्चिवस मेडलिंग हो रही है। सबसे पहले ये कहना जरूरी है कि कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि एनर्जी और स्टॉक मार्केट्स की रिलेटिवली म्यूटेड रिएक्शन का रीजन ये है कि ट्रेडर्स सिंपली नाइव है। दूसरे शब्दों में, ऑयल प्राइसेस इसलिए स्कायरॉकेट नहीं कर रही और स्टॉक्स इसलिए क्रैश नहीं कर रहे क्योंकि ट्रेडर्स प्रोबेबली अपने सिर रेत में छिपाकर बैठे हैं और बस विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं कि जल्दी कोई डील हो जाएगी। कुछ हफ्ते पहले तक ये एक्सप्लेनेशन काफी प्लॉजिबल लग रही थी, क्योंकि नियमित फ्यूचर्स और एक्चुअल स्पॉट प्राइसेस के बीच बड़ा डिफरेंस था। नियमित फ्यूचर्स बेसिकली वो प्राइस होती है जो आप एक महीने बाद ऑयल डिलीवरी के लिए पे करते हो, और जनरली लोग जब ऑयल प्राइसेस की बात करते हैं तो उसी की बात कर रहे होते हैं, जबकि स्पॉट प्राइस वो प्राइस होती है जो रिफाइनरीज अभी तुरंत डिलीवरी के लिए पे कर रही होती है। नॉर्मली ये दोनों लगभग बराबर होती है, क्योंकि आम दिनों में ऑयल अभी जितने का होता है लगभग उतने का ही एक महीने बाद भी होता है। लेकिन अप्रैल में दोनों शार्पली डाइवर्ज कर गई। स्पॉट प्राइसेस लगभग $30 ज्यादा थी कंपेयर्ड टू में डिलीवरी फ्यूचर से। इसका मतलब बेसिकली ये था कि फिजिकल मार्केट में रील शॉर्टेज होने के बावजूद ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मई तक स्ट्रेट रीओपन हो जाएगा, जो हाइंडसाइट में काफी नाइव लगता है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में ये गैप क्लोज हो गया है और स्पॉट प्राइसेस नीचे गिरकर फ्यूचर्स प्राइसेस के बराबर आ गई है। इसका मतलब ये नहीं कि नाइव ऑप्टिमिज्म बिल्कुल रोल नहीं निभा रहा, क्लियरली निभा रहा है, जैसा कि इस बात से दिखता है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं कि वो डील के करीब है, प्राइसेस थोड़ी गिर जाती है, हालांकि हर बार कम गिरती है। लेकिन फिर भी अब स्पॉट और फ्यूचर्स प्राइसेस के बीच बड़ा गैप नहीं है और स्पॉट प्राइसेस नीचे आ गई है, जिससे लगता है कि फिजिकल मार्केट समहाउ कोप कर पा रही है। इससे यह भी इंप्लाई होता है कि पूरी स्टोरी सिर्फ नाइव ऑप्टिमिज्म नहीं है। इसी तरह यह कन्वर्जेंस उस थ्योरी को भी वीकन करती है कि यूएस गवर्नमेंट्स डेलिबरेटली मार्केट्स में मेडलिंग कर रही है ताकि प्राइसेस लो रहें और मार्केट्स काम रहें। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में यूएस ट्रेजरी और जापानीज फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों इस पॉसिबिलिटी पर विचार कर रहे थे। लेकिन भले ही वो फ्यूचर्स प्राइसेस को टेम्पररीली अफेक्ट कर सकते हो, हाल में स्पॉट प्राइसेस में जो गिरावट आई है उसे फाइनेंशियल मेडलिंग से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि कोई और फैक्टर प्राइसेस को नीचे रख रहा है। तो अगर वजह नेफ्टी या गवर्नमेंट मेडलिंग नहीं है तो फिर क्या है? हमारी नजर में कम से कम 5 पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट रिएक्शन को म्यूटेड रखा है। पहला फैक्टर यह है कि अफेक्टेड कंट्रीज ने उस ऑयल का कुछ हिस्सा रीराउट कर लिया है जो पहले स्ट्रेट से जाता था। उदाहरण के लिए सऊदी अरेबिया ने लगभग 3 मिलियन बैरल्स पर डे को रेड सी के यमू पोर्ट तक अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए रीराउट कर लिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लगभग 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे फुजैरा पोर्ट तक रीराउट कर लिया है, जो स्ट्रेट के दूसरी तरफ स्थित है, और इसके लिए उन्होंने अपनी एडकॉप पाइपलाइन इस्तेमाल की। वहीं इराक ने लगभग 3 लाख बैरल्स पर डे टर्की पाइपलाइन के जरिए रीराउट किए हैं। कुल मिलाकर अफेक्टेड कंट्रीज लगभग 5 मिलियन बैरल्स पर डे दूसरे राउट से भेजने में सफल रही है।
इससे एक्चुअल शॉर्टफॉल 20 मिलियन बैरल से घटकर लगभग 15 मिलियन बैरल्स पर डे रह गया। दूसरा फैक्टर यह है कि कुछ शिप्स अभी भी स्ट्रेट से निकल पा रही है। ब्लूमबर्ग ट्रैकिंग डेटा के अनुसार वॉर के बाद ट्रैफिक लगभग 90% डाउन है, लेकिन फिर भी लगभग 4 शिप्स हर दिन निकल रही है। ये शायद लगभग 1 मिलियन बैरल्स रिप्रेजेंट करता है, जिससे शॉर्टफॉल और घटकर लगभग 14 मिलियन बैरल्स पर डे रह जाता है। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि दुनिया अनयूजुअली वेल स्टॉक्ड इन्वेंट्रीज का इस्तेमाल कर पा रही है। जेपी मॉर्गन के अनुसार क्राइसिस शुरू होने के समय ग्लोबल इन्वेंट्रीज में लगभग 8.4 बिलियन बैरल्स मौजूद थे, जो हिस्टोरिकल नॉर्म से काफी ज्यादा था। नेचुरली इन्हें अनप्रेसिडेंटेड रेट पर ड्रॉ डाउन किया गया, जिससे प्राइसेस लो रही और शॉर्टेजेस अवॉइड हो गई। लेकिन यह हमेशा नहीं चल सकता। ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट है कि एक्सेसिबल स्टॉकपाइल्स लगभग सितंबर तक खत्म होने लगेंगी। चौथा फैक्टर यह है कि चाइना से इंपोर्ट्स में अचानक रिडक्शन देखने को मिली है, जबकि नॉर्मली चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर होता है। आप सोच सकते हो कि शायद चाइना सिर्फ अपने स्टॉकपाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट डेटा सजेस्ट करता है कि कमर्शियल स्टॉकपाइल्स रीसेंट वीक्स में एक्चुअली बढ़ती रही है। साथ ही चाइनीज स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज अपने कुछ ऑयल कार्गोज यूरोपियन और एशियन इंपोर्टर्स को बेच रही है। इसका मतलब ये इंप्लाई होता है कि चाइना में जेन्युइनली ऑयल कंजम्पशन कम हुई है। ऐसा हो सकता है क्योंकि चाइना इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस कर रहा है। लेकिन दूसरी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि चाइनीज इकोनॉमी उतनी ऑयल डिपेंडेंट नहीं है जितना हम पहले सोचते थे, और यही हमें 5वें रीजन तक ले जाता है। संभव है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ही ऑयल पर पहले के मुकाबले कम डिपेंडेंट हो और ओवरऑल ज्यादा रिसिलियंट हो, जितना हमने उसे क्रेडिट दिया था। दूसरे शब्दों में, ग्लोबल इकोनॉमी ने इस एनर्जी क्राइसिस के अराउंड काम करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, शायद बचे हुए ऑयल और गैस को ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करके, या फिर रिन्यूएबल्स जैसे दूसरे एनर्जी सोर्सेस पर ज्यादा रिलाई करके। और ये बात उन 2 रीसेंट मैक्रो इकोनॉमिक शॉक से भी कंसिस्टेंट है जो हमने देखे, यानी पैंडेमिक और ट्रम्प टैरिफ्स। दोनों ही सिचुएशंस में ग्लोबल इकोनॉमी हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा रिसिलियंट साबित हुई थी।